आदरणीय मराठे जी, आदरणीय कुकड़े जी, उपस्थित सभी युवा लेखक लेखिका वृंद, आशीर्वाद तो मैं दे सकता हूं, पुराना हो गया हूं इसलिए आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन मार्गदर्शन लेखकों को मैं क्या करूं। लेखन एक प्रतिभा है जो सबके पास नहीं होती। उस प्रतिभा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लिखने के बारे में अत्यंत आलसी हूं मैं, परंतु पढ़ने के बारे में बहुत रुचि रख के मैं पढ़ता हूं, और इसलिए जो लिखते हैं उनके बारे में एक स्वाभाविक सम्मान मेरे मन में पहले से है। तो लिखने वालों से पढ़कर जो मुझे समझ में आता है वही कुछ मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। यानी त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, ऐसी बात है। ज्ञान का दो प्रकार से अर्थ होता है। एक जानकारी मिलती है तो भी ज्ञान है, और दूसरी समझदारी मिलती है उसको भी ज्ञान ही कहते हैं। बोध होता है यानी या तो जानकारी मिलती है या तो समझदारी मिलती है। केवल जानकारी पहुंचानी है कि समझदारी भी पहुंचानी है। तो एक कथा मैंने सुनी कि गंगा पार करने के लिए एक नौका में बैठकर एक गणित के और फिजिक्स के प्रोफेसर जा रहे थे, और नौका चलाने वाले से बात कर रहे थे कि क्या सीखे हो भाई कुछ। अब नौका चला रहे हो तो जानते हो क्या पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, लकड़ी की क्या होती है, और कैसा कैसा सब पानी का प्रवाह कैसे प्रयत्न करता है, और नौका उसको काटते हुए आगे बढ़ती है तो एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह सारी बातें। उसने कहा बाबूजी ये हमको कहाँ पता, हम तो ये नौका चला के अपना पेट छपालने वाले लोग हैं, सब सीखने को समय नहीं मिला। तो उन्होंने कहा तुम्हारा 1/4 आयुष्य बेकार गया। फिर गणित वाले सामने आ गए कि अच्छा चलो गुजारा करते हो इस पर, तो गिनना तो आता ही होगा। नहीं महाराज वो भी नहीं, गिनती विनती भी नहीं हम जानते, हमको तो वो पहचान में आता है सिक्का, 54 वाला सिक्का, 58 वाला सिक्का, रुपए वाला सिक्का, उसके भरोसे हम लेन देन करते हैं यहां। तो तुम्हारा और 1/4 आयुष्य बेकार गया। अब वो कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद तूफान आ गया। गंगा जहां मिलती है सागर से उसके आसपास ऐसा रहता है कि सागर से बड़ी लहरें उठी तो वो गंगा में पीछे आती है। तूफान के समय ऐसा होता है, तब बड़ा खतरनाक होता है। तो वो नैया हिचकोले खाने लगी और प्रोफेसर लोग जरा अपने जान को मुट्ठी में पकड़ के नौका को पकड़ के बैठे। तो इसने पूछा कि महाशय आप लोगों को तैरना आता है क्या? उन्होंने कहा नहीं तैरना तो हम नहीं सीखे। तो फिर मेरी तो आधी जिंदगी बेकार गई, आपकी तो यहां पूरी जाने वाली है पानी में। तो जानकारी तो आवश्यक होती ही है, बिना जाने मनुष्य चल नहीं सकता। परंतु अपेक्षा यह है कि जानकारी से मन में एक समझदारी उत्पन्न होनी चाहिए। व्यावहारिक जीवन को यशस्वी जीना और सार्थक जीना, इन दोनों बातों का रास्ता मिलना चाहिए। यशस्वी जीने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। वैसे यश का मापदंड लगा के देखा तो दुनिया में मेजॉरिटी फेल्यूअर्स है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। चमकने वाले थोड़े रहते हैं, लेकिन हर आदमी उस रास्ते पर रहता है।
अपनी गलतियों से बोध लेकर वो आगे बढ़ता रहे तो एक दिन चमकने वाला बन जाएगा। परंतु यश थोड़े लोगों का होता है और तात्कालिक होता है। आप रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन तब तक वो रहेगा जब तक दूसरा आपका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करता, और वो पहले होगा कि बाद में होगा बता नहीं सकते। परंतु अपना जीवन किसी काम में आ गया, उसका कुछ उपयोग हुआ, ये बात सार्थकता की है। और यश कदाचित तात्कालिक आनंद देता होगा, सार्थकता पूरे जीवन में संपूर्ण समाधान उत्पन्न करने वाली होती है। और इसलिए ऐसा ज्ञान जहां मिलता है वो मिलता है साहित्य से। बोला हुआ सुनते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, जिया हुआ देखते हैं। इसमें लिखा हुआ जो है उसको अपने यहां रूढ़ार्थ में नाम है साहित्य। साहित्य सृजनता ये लेखक का गुणधर्म है। उसके मन में भाव उत्पन्न होते, उसके निरीक्षण से उन भावों को वो व्यक्त करता है अक्षरों से कागज पर। अब ये साहित्य इस शब्द का अर्थ क्या है? तो एक तो साथ देने वाला है, यानी पढ़ा छोड़ दिया तो रह गया, ऐसा नहीं है। जो पढ़ा है आपने, उसमें से जो आपको मिला है वो आपके साथ रहता है, जीवन भर रहता है। दूसरा है कि ये जो साथ मिलता है वो हितकारी होता है, इसलिए सहित, हित के साथ साथ रहने वाला वो साहित्य है। और इसलिए साहित्य यानी कुछ मनुष्य जीवन को अधिक उन्नत बनाने वाला, मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने वाला, ऐसा ही उसका अर्थ परंपरा में चलता है। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा सुसंस्कृत है, ये गृहीत माना जाता है। आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन गृहीत है, क्योंकि भाई पढ़ा होगा तो समझा होगा। ये शब्दों का सामर्थ्य है। शब्द भाव प्रवाहित करते हैं। सब लोग बोलते हैं, सब लोगों को भाषा आती है, आपस में बातचीत करते हैं, अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु सामने वाले मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाने वाला, प्रभावी परिणाम करने वाला भाव का पहुंचाना, वो साहित्य है। और इसलिए एक भी शब्द ठीक ढंग से उपयुक्त किया, प्रयुक्त किया, तो वो बहुत बड़ा परिणाम करता है, ऐसा अपने यहां कहा गया है। और जो नहीं कहा गया है वो यह है कि एक भी शब्द आपने उल्टा प्रयोग किया तो वो बहुत सी बातें बिगाड़ता है। और इसलिए आप लोग लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ते हैं, हम उससे लाभान्वित होते हैं, उसका जो लाभ हमको मिलता है वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। तो साहित्यिकों के तो उपकार है, इसलिए उनको एक अर्थ से ईश्वर माना जाता है। वो शब्द सृष्टि के ईश्वर है। और शब्द सृष्टि के ईश्वर जैसे भगवान के बारे में कहते हैं, हम जो मानते हैं भगवान को, वो कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वो मंगल ही है। ऐसा बांग्ला में कहा है, ठाकुर जा किछु कोरेन मंगलेर जो नहीं, ऐसा बोलते हैं। वैसे शब्द सृष्टि के ईश्वर भी शब्द सृष्टि में जो कुछ करेंगे वो हितकारी ही होगा, मंगल ही होगा। ऐसी एक आम श्रद्धा आज भी बरकरार है। तो मुझे लगता है कि आप लोग लिखते हैं तो उसमें जरूर ये विचार कीजिएगा, आपकी लेखन शैली उत्तम है, आप लेखन कला में प्रवीण हो गए तो उसका लाभ हमको ही मिलने वाला है।
क्योंकि उतनी परिणामकारकता से आप भाव पहुंचा सकोगे। लेकिन जो पहुंचाने वाले हैं वो मनुष्यता की दृष्टि से ठीक है कि नहीं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द ठीक प्रयोग, क्योंकि अभी जैसे आप कुछ बात अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी पुस्तकें भी होंगी। अब भारत की बातों का भाव ठीक से पहुंचाने वाले कई शब्द अंग्रेजी में है नहीं, किसी अभारतीय भाषा में नहीं है। भारत की सब भाषाओं में उसके लिए शब्द है जो अचूक उस वर्णन जिसका करना है, उस बात का या उस वस्तु का पूरा भाव अचूक पहुंचाता है। लेकिन अंग्रेजी में या अन्य किसी भाषा में उसके शब्द नहीं है। ऐसा वहां का भी होगा, उनके भी जीवन में जो भाव है उसको व्यक्त करने वाला उनकी भाषा में शब्द है, शायद वैसा शब्द हमको नहीं मिलेगा। और इसलिए जब लिखते हैं, जिस भाषा में लिखते हैं उस भाषा में भाव पहुंचाने वाला शब्द, ये बड़ी महत्व की बात है। इसलिए बोल रहा हूं कि अब दुनिया पास में आ गई है, तो जब तक हम भारतीय भाषा में ही आप अपना भाषांतर करते हैं, भावांतर, उसमें भावांतर नहीं होता, भाव वही पहुंचता है, भाषा बदल जाती है। लेकिन उसी बात को, यानी उसी पुस्तक को हम किसी विदेशी भाषा में भाषांतरित कर रहे हैं, या विदेशी भाषा का कोई पुस्तक भाषांतरित कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाव कौन सा व्यक्त होता है। जैसे अब मैं समाज में काम करता हूं और हमको लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है, हम तो बात करते नहीं किसी से, किसी बात पर वाद नहीं करते, कभी भी विवाद से दूर ही हम रहते हैं। विवाद करना ये अपने प्रकृति में, अपने देश के प्रकृति में नहीं है। मिलकर चलना, आपस में मित्रता करना, यही अपने देश में प्रकृति में है, परंपरा से। बाहर ऐसा नहीं है। तो उनका जीवन जिन परिस्थितियों में आगे चला, उनमें उनको विवाद, संघर्ष ये सब करना पड़ा। तो वहां एक शब्द आया, जैसे उनका मन बना, तो भाई एक मत को मान लिया तो बाकी सब मत उनके लिए बेकार है, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, तो अपना मत बंद कर लिया। उसको कहा उन्होंने इज्म। और हमारे यहां जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है। तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनकी समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन बना दिया, तो नेशनलिज्म हो गया। अब हम अपने शब्दों को तो नहीं जानते, उनके शब्दों को जानते हैं, तो उन्होंने राष्ट्र को नेशन बना दिया, हम नेशन कहते हैं और नेशनलिज्म कहते हैं। भाई हमारे यहां राष्ट्र ये बात का विषय है ही नहीं, अपना राष्ट्र है, प्राचीन काल से है, चल रहा है। हम राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनलिटी कहते हैं, नेशनलिज्म नहीं है। नेशनहुड कह सकते हैं, राष्ट्रत्व हो सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद कहने से उधर की नेशनलिज्म की परंपरा आती है, जिसमें इस प्रकार के नेशनलिज्म के कारण 2 महायुद्ध हुए, संवार हुआ। राष्ट्र का अहंकार यही कारण बना, इसलिए वहां डरते भी है लोग नेशनलिज्म शब्द से। लेकिन हमारे यहां ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र ये अहंकार से जन्मा ही नहीं है। अहंकार के विसर्जन के बाद हमारा राष्ट्र जन्मा है। हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति हुई जब ये बोधवाक्य एक सब में है, एक सब में है वाली प्रतीति जब हमारे लोगों को हुई, तो उन्होंने सोचा कि हम सब मिले हैं, जुड़े हैं, रिलेटेड है, हमको संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, समन्वय करना है, प्रकृति के साथ भी समन्वय करके चलना है, और इससे शाश्वत सुख प्राप्त होता है जो दुनिया को अभी तक नहीं मिला। तो ये सुख का उपाय सारी दुनिया, क्योंकि वो भी अपनी है, अगर एक सब में है तो इसका मतलब ये सब कुछ मेरा ही है, घट घट में राम है। तो सबको ये बताना चाहिए और सारी दुनिया को शिक्षित करना
ये इक्के दुक्के का काम नहीं है। तो उसके लिए एक पूरा उपकरण राष्ट्र के नाते बनाया, हमारे देश को, हमारे समाज को। कितना परिश्रम किया होगा, घर घर में पहुंचे। हमारे राष्ट्रत्व की आधारभूत तात्विक जो बातें हैं, वो बातें तत्व की भाषा में नहीं, आम भाषा में आज भी किसी जंगल में झोपड़ी में रहने वाली अशिक्षित वृद्धा से आप सुन सकते हो, या नागपुर के सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले रिक्शा वाला से भी आप सुन सकते हो। वो तत्वज्ञान नहीं बताएगा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो नहीं बताएगा, व्यवहार की बात करेगा, और वो वही करेगा। साहब खुदरा नहीं है तो रहने दीजिए, चवन्नी नहीं मिली तो क्या हुआ, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती है। अब मुर्गी पैसा खाती नहीं, ये सर्वत्र है दुनिया में, लेकिन बोलते केवल हम। बाहर ये वाक्य नहीं सुनने को मिलेगा आपको। ये जो भाव है, वो भाव परोपकार का भाव है, वसुधैव कुटुंब का भाव है। उसको सर्वत्र अपने जीवन से बताने के लिए जो हमारे यहां ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका नाम राष्ट्र है। उसका सत्ता से कोई संबंध नहीं है। नेशन के साथ स्टेट अनिवार्य है। हमारे यहां कहा गया है कि जब तक ये भाव है, और इस भाव को हमारे साथ हमने रखा है, और एक भूमि से हम नाता मानते हैं, तो ये जो दो बातें हैं वो मिल गई तो राष्ट्र है। चाणक्य ने कहा है, राष्ट्र का पहला घटक और राष्ट्र का प्राणात्मा वो है जनपदवती भूमि। जनपद यानी केवल लोगों का समूह नहीं, तो आपस में अपनत्व से बंधा। अपनत्व का कारण क्या, तो हम सब भारत माता के पुत्र हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं। बाकी कोई तात्कालिक मनुष्य निर्मित आधार नहीं है। रिलीजन नहीं, लैंग्वेज नहीं, खान पान रीति रिवाज नहीं, स्टेट नहीं, कुछ नहीं। ये विविधता है, लेकिन विविधता के बावजूद उस एकता को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि ने वो संस्कार दिया, सुरक्षा और प्रतिष्ठा हमको देकर। इसलिए उस माता के हम पुत्र हैं, इसलिए हम भाई भाई है। ये जनपदवती भूमि का तत्व हमारी राष्ट्रीयता है। अब जब राष्ट्र जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य समर्थ हो गया। बचपन में समर्थन नहीं रहता, बुढ़ापे में समर्थन नहीं रहता, युवा होता है और सामर्थ्य का जीवन जीता है। तो उस समय उसके पास कुछ अधिक बातें होती है। बचपन में दांत नहीं होते, बुढ़ापे में दांत नहीं होते, निकल जाते हैं, लेकिन बाकी जीवन में दांत रहते हैं। ऐसी कुछ बातें राष्ट्र जब साकार और समर्थ होता है तब जुड़ जाती है, उसमें राज्य है। जनपदवती के भूमि के साथ, जनपदवती भूमि के साथ राज्य, कोष, बल, अमात्य और सुहृद और दुर्ग, ये 6 अंग जुड़ जाते हैं, तब राष्ट्र साकार और वैभव संपन्न होता है। लेकिन राष्ट्र हमारा, नेशन, सत्ता स्टेट का बनाया नहीं है। स्टेट नहीं था तब भी हम थे, अनेक स्टेट्स थे तब भी हम थे, एक चक्रवर्ती सम्राट था तब भी हम थे, हम स्वतंत्र थे तब तो हम थे ही, हम गुलाम थे तब भी हम थे, हम विजित हुए थे लेकिन हम थे, पहले से थे। हिंद स्वराज में गांधी ने कहा है कि अंग्रेज आने के पहले हम एक नहीं थे, ये अंग्रेजों ने हमको पढ़ाई हुई उल्टी पट्टी है। अब आप लेखन में राष्ट्र का उपयोग करें, राष्ट्र शब्द का, तो अगर वो नेशन से भाषांतर करके करेंगे तो जो भाव आप पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेगा। वो एकदम अलग भाव है। तो मुझे लोग पूछते आप राष्ट्रवादी है क्या, और मैं राष्ट्रीय हूं, इसमें वाद क्यों करना है। लेकिन वाद शब्द आता है। फिर आपका राष्ट्रवाद भावना से है कि आपका राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, रैशनैलिटी से है। अरे भाई वो है, उसका आप तर्क कितना करेंगे, तर्क ज्यादा नहीं कर सकते। जो बहुत सारी बातें दुनिया में ऐसी है वो तर्कों के परे है, तर्कों के परे है।
समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों, लॉजिकली चल नहीं सकते। मैं राष्ट्रीय हूं, इसमें बात की क्या बात है। और इस तर्क मेरे मन में भावना है, अपने माता के प्रति प्रेम, रैशनली क्या है भाई, वो खाती है इसलिए मेरा पेट नहीं भरता, ठीक है, 9 महीने उसने पाला, क्या बिल है बता दो, चुका दूंगा। ऐसे नहीं चलता भाई। भाव जगत का जो मामला है वो अनुभूति पर चलता है, प्रतीति पर चलता है, उसमें वाद विवाद नहीं होती। लेकिन शब्द अलग उपयोग करने से बहुत सारी बातें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि साहित्य सीधा मनुष्य के विचारों को, संस्कारों को बनाता है। तो बिगाड़ना हो तो भी साहित्य का प्रयोग अच्छा कर सकते, किया है अपने देश में। ऐसे ही हमको बिगाड़ा गया और हमारी एकता को नष्ट करने का प्रयास हुआ है। और इसलिए आज तो आपके सामने बोलते समय पहली बार आपके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बचपन से बहुत पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूं, आगे भी पढ़ूंगा, लेकिन कभी लिखने वालों को कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करने का अवसर मुझे नहीं मिला था, वो आज मिल गया, उसका मैं लाभ ले। और दूसरी बात है कि युवा लेखक के नाते, क्योंकि आगे बहुत साल आप लिखेंगे, तो मेरी प्रार्थना है कि मूल से अध्ययन कीजिए और प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। उस प्रतीति के आधार पर आप लिखिए। ये बात सही है कि साहित्य का निर्माण एक प्रतिक्रिया के नाते होता है। क्रौंच पक्षी को बाण लगा, इसलिए द्रवित हृदय होकर वाल्मीकि के हृदय से श्लोक प्रकट हुआ, यही साहित्य की जन्म कथा हमारे यहां मानी जाती है। तो उधर कैथारसिस कहते हैं, भावनाओं का निपटारा कर देना, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो भावना ठीक है, लेकिन उस भावना पर चित्त का नियंत्रण है, क्योंकि उद्देश्य सदुद्देश्य है, लोक कल्याण के लिए है। और इसलिए जन कल्याण के लिए ये कर्तव्य करते रहना, जन कल्याण के लिए ही करते रहना, उसमें से कुछ लाभ हुआ, पुरस्कार मिला आपको वगैरह, तो ये आपातता होने वाला भाग है, उसको नकारने की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी आस लगा के मत लिखना, क्योंकि दुनिया क्या आपको पुरस्कार देगी। आप नहीं जानते, लेकिन आपका एक लेख पढ़कर कोई कहता है बहुत सुंदर लेख है, तो आपके लिखने का सार्थक हो गया। आप जानते होंगे, नहीं जानते। इसलिए इन बातों में न पड़ते हुए आप लिखिए, मनुष्यों को अच्छे मनुष्य बनाने के लिए लिखिए, क्योंकि वही अपने देश का भाव है, मनुष्य को अच्छा मनुष्य होना है। हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जाहला, ये मनुष्य के उन्नति का चरम है। उस चरम का आदर्श सामने रखकर चलने वाले हम लोग हैं। हम लोग उस पर चल सके, दृष्टि हमारी साफ हो, आगे पथ स्पष्ट हो, और पैर डगमगाए नहीं चलते समय, हिम्मत की ये पग थकने रुकने नहीं चाहिए। इस प्रकार के बल का भाव अंदर भरने वाला साहित्य आप लोग सृजित कीजिए। इतना एक विनम्र अनुरोध एक वाचक के नाते आपके सामने रखता हूं और मेरे शब्दों को समाप्त करता हूं।